जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, रज़ा हारून। बहुत लंबा सियासी सफ़र इन्होंने तय किया है, एमक्यूएम के साथ इनका ताल्लुक़ रहा है, सिंध की और कराची की सियासत को बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनसे थोड़ी-सी गुफ्तगू की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर पाकिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है, उसको ये कैसे देखते हैं और आगे का मंज़रनामा इनके ख़्याल में क्या बनने वाला है? तो रज़ा भाई, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। थैंक यू अवैस भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बात करते हैं। रज़ा भाई, हम जैसे लोग हमने बतौर सहाफ़ी इसको कवर किया, आप एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। तो आजकल जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं जो चीज़ें पाकिस्तान में, इसमें बहुत सी चीज़ें वो हैं जो हमने कई दफ़ा होते हुए देखी हैं। एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहता है पाकिस्तान की सियासत में, अगर वो न्यूट्रल हो या ना हो तो उसकी कितनी अहमियत होती है, जो सियासी जमातें हैं, वो अपने फैसले किस तरह से करती हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि ये जो तब्दीली इस वक़्त पाकिस्तान में आई है, आपके ख़्याल में ये ऑर्गेनिक है या इसमें भी बिहाइंड द सीन्स आपको कुछ फैक्टर्स लगते हैं? ये मिक्सचर है अवैस भाई। एक तो हालात ऐसे थे, वाकयात ऐसे हो गए थे, कुछ बैड गवर्नेंस थी पीटीआई की गवर्नमेंट की, जिसको वो खुद भी मानते हैं। अभी जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं गवर्नमेंट से जाने के बाद, जैसे कल भी बयान आया है फाइज साहब वाला, तो एक एक करके उनको भी रियलाइजेशन हो रही है। हुँ, उस फेज से बाहर आता है आदमी, तो जब उस बड़े घर से बाहर आता है, बड़ी छत वाले घर से, उसको बहुत सारी रियलाइजेशन होना चाहिए। तो वो खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता कुछ रियलाइजेशन हो रही है फैक्ट्स की। और हुँ, शायद उनके मुशीर भी कुछ बदले हैं। ठीक है। कुछ मुशीरों ने उनके साथ जो है बैठकर उनको नैरेटिव के लिए हवाले से भी एडवाइस की है कि इस नैरेटिव, ये वेट है, आप थोड़े से जान छुड़ाएं। हुँ, कुछ ऑर्गेनिक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि एवर हमारी जिस तरह से हमारे यहाँ इनकलकेशन हुई हुई है, हुँ, आप कभी न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल जो है वो रूप देखेंगे हमारे इदारों का। हुँ, बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। और वो अगर ना भी हो, तो जो मौजूदा लीडरशिप है, इसकी ग्रोथ ही उस एनवायरमेंट में हुई है। हुँ, तो इस लीडरशिप से तो खुद भी ये उम्मीद रखना कि वो दामन छुड़ा लेंगे या वहां नहीं देखेंगे और उनके रास्ते ना रहेंगे, मुश्किल है। तो लेकिन मैं इसको एक बेहतर रास्ता देखता हूँ, एक बेहतर पहला स्टेप देखता हूँ, जो जो खास तौर पे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुझे थोड़ी उम्मीद बनती है कि शायद इस तरफ हमारा सफर का आगाज हो गया। लेकिन आज आपका सवाल जो है, नहीं, हुँ। आज ऐसा नहीं। बिल्कुल, शायद अभी प्रीमैच्योर होगा इस हवाले से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना। बहरहाल, जैसे आपने कहा कि एनकरेजिंग है इस वक़्त जो साइंस हैं। तो अब जो नई हुकूमत है, उसके लिए भी चैलेंजेस तो वही हैं जो इससे पहले वाली हुकूमत के थे। महँगाई है, कीमतें बढ़ रही हैं, अभी कोविड की वेव से हम पूरी तरह निकले नहीं हैं। फिर ये भी एक लूज़ कोalition है, और इतनी बड़ी इनके पास भी मेजॉरिटी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर सकेंगे, अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे जैसे इनका ख़्याल है, और इमरान खान साहब का दावा है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का दावा जो है ना, वो भी जाहिर है कि सियासत के मैदान में वो नए तो है नहीं। हुँ, वो भी देख रहे हैं। और जो आपकी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बड़ी सेंसिटिव भी है कि इतनी बड़ी कोalition को लेके चलना, हुँ, जिसमें कि मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, कुछ राइट की जमातें हैं, कुछ लेफ्ट की जमातें हैं, कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट की जमातें हैं। इन सबको साथ लेके चलना, आपने देखा कि बाद जमातों के मुतालबात बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जो मैं नहीं समझता कि ये जमात वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उसको पूरा भी कर पाएंगे, उससे करीब भी जा पाएंगे। हुँ, तो ये कोलिशन कोई भी नहीं चाहेगा, मैं समझता हूँ। ना पीएमएलएन चाहेगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी, दो बड़ी जमातें कि बहुत लंबा अरसा चले। हुँ, क्योंकि इस लंबे अरसे के अंदर उनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी लूज होगी। गालिब इम्कान ये है कि इनका एम ये होगा, टारगेट ये होगा कि जो इकोनॉमी है, हुँ, मेन इस वक्त जो जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी का है। कि अगर ये इकोनॉमी को किसी तरीके से कोई एक जो ट्रैक से आउट है, उसको अगर ट्रैक पे सिर्फ चढ़ा पाए, चला भी ना पाए, अगर उसको चढ़ा पाए, तो उसी स्टेज के ऊपर ये सब लोग जो है वो एक दूसरे से खुदाफिज कहना पसंद करें। क्योंकि याद रखें कि इलेक्शन जब भी हो, जो कि मेरे ख्याल में मेरा एक एनालिसिस है कि नवंबर दिसंबर जनवरी तक एनालिसिस जो है इलेक्शन का मूड हो चुका होगा, आ चुके हैं। तो यहाँ तो खान साहब को पता है कि इससे ऊपर ही सूरत नहीं जाएगी। सही। आप जैसे इमेजिन करें महेश भाई कि जब ये इलेक्शन हो रहे होंगे, तो इसी पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हुँ, और इसी मुस्लिम लीग ने जो है वो मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई, उन सब ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है।
हम्म, तो ये सब अपनी अपनी सब बंदियां इलेक्शन के आने के साथ नहीं, इलेक्शन से बहुत पहले शुरू कर देंगे। ठीक। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्पेस गेन की है जरदारी साहब ने पंजाब में, जब वो उसमें अपनी मूवमेंट करेंगे तो जाहिर है वो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन चाहेंगे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग की विफाक में भी और सूबे में भी, तो वो जो फैसिलिटेशन मिल रही होगी वो पीएमएलएन को बहुत देर से तक अच्छी नहीं लगेगी। हम्म, तो ये डिफरेंसेस आने हैं, लेकिन लेट्स होप कि जिस आला मकसद के लिए, लेट्स सपोज अगर आला मकसद था जहन में हम्म, कि वतन की और कौम की कोई भलाई करनी है, तो अगर ये एक काम ठीक कर पाए कि इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे डाल जाए, खैर इकोनॉमी को दुरुस्त तो ये नहीं कर सकते इतने अरसे में, लेकिन अगर इस इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे ये डाल भी जाए सिर्फ, और तबाही से बचा भी लें फिलहाल, बेशक तरक्की ना दे सकें, आई थिंक दैट विल बी एन अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट को सब गाएंगे। हम्म, छोटी पार्टियों के लिए प्रॉब्लम ये है कि छोटी पार्टियां इसके अंदर बिल्कुल उसी सिचुएशन में हैं। मिसाल के तौर पे अगर एमकेएम को ले लें या दीगर बीएनपी को ले लें या छोटी जमातों को ले लें, तो उनके लिए तो कोई तब्दीली नहीं है, वो तो सेम पीटीआई वाले कोलिशन के फॉर्मेट में, इस वक्त पीएमएलएन के कोलिशन, पीपल्स पार्टी के कोलिशन में एक क्योंकि नंबर्स की जरूरत है इसलिए उनकी जरूरत है। हम्म, तो वो क्या डिफरेंस मेक करते हैं, दैट हैज टू बी सीन, क्योंकि उनको उनके डोमेन छोटे हैं, वो लोकलाइज्ड हैं, वो रीजनल हैं, तो उनके इंटरेस्ट भी बड़े रीजनल हैं, अर्बन सेंटर्स तक है। तो हम्म। इट्स अ गुड, लेकिन एक बड़ी अच्छी चेंज है मुल्क के अंदर। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आई डोंट थिंक 5 6 7, प्रॉब्ली एट द मोस्ट 8 months, इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट को रहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये इतना वक्त किसी भी बड़ी तब्दीली के लाने के लिए शायद कोई इतना ज्यादा है भी नहीं, लेकिन जिस सियासी जोड़ तोड़ का आपने जिक्र किया और आगे जो मंजरनामा बनेगा, इसमें अब आप इमरान खान साहब का और पीटीआई का क्या रोल देख रहे हैं उनके लिए? जब तक ये अदम एतमाद कामयाब हो नहीं गई थी, एक ख्याल था कि वो सियासी शहीद बन सकते हैं, और अब एक पॉपुलर वेव भी नजर आ रही है उनके हक में, उनके जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं। तो लेकिन तारीखी तौर पर जो हमने देखा है कि जब कोई सियासी जमात इस तरह से निकलती है इक़्तिदार से, तो वो फौरन वापस आने में कामयाब नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सपोर्ट हम देख रहे हैं, ये इलेक्शन के नताइज पर कितनी असरअंदाज होगी? डिपेंड्स, क्योंकि बहुत ही चार्ज किस्म का और बहुत ही बड़ी हाइप क्रिएट की है खान साहब ने, और बहुत ही इंटेलिजेंटली की है, क्योंकि हुँ, उनको ये तो नजर आ गया था नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के नंबर्स अब उनके पास नहीं रह गए। हुँ, तो ही हैड टू वेरी क्विकली थिंक हाउ टू हुँ, गो आउट, मतलब किस तरह मुझे एक एग्जिट लेना है, जिस एग्जिट में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, मैं उसको बड़ा इंटेलिजेंट पॉलिटिकल डिसीजन कहूंगा, हुँ, कि इस ऐसी पोजीशन से कि जो कि बिल्कुल ही डैमेजिंग और उनके लिए बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी, वहां से उन्होंने एक बेहतरीन सफर का आगाज कर दिया उसी नैरेटिव को बिल्डअप करके। वो नैरेटिव ठीक है या नहीं है इसको छोड़ दें, क्योंकि उसकी डिबेट ही नहीं है, वो नैरेटिव बिक गया, हुँ, वो नैरेटिव लोगों ने बाय कर लिया है, और वो नैरेटिव किस ग्रुप ने बाय किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नैरेटिव हमारे यहाँ यूथ ने बाय किया है, हुँ, वो नैरेटिव हमारी खवातीन ने बाय किया है, और वो नैरेटिव हमारे एल्डरली जो कपल है, एल्डरली जो हमारा एज ग्रुप है, इन तीन एज ग्रुप ने इसको 100% समझे बाय कर लिया। हुँ, जो हमारी आपकी उम्र के लोग हैं, लेट्स से अबव 40 एंड बिलो 55 56, ये लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। तो खान साहब ने ये काम तो कर दिया है इफेक्टिवली। अब जो उनके साथ एक प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ा इशू है पीटीआई का, पीटीआई इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, हुँ, पीटीआई हैज गॉट नो स्ट्रक्चर एनीवेयर। हुँ, पीटीआई के अंदर एक खान साहब है, उनकी एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, अब एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा स्टेटस है उनके साथ, देन ही हैज गॉट अ फैन क्लब हुँ, अराउंड हिम, लॉयर्स हैं, फैन क्लब्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फनकार हैं, इस तरह के लोग हैं, हर तरह के फनकार, सिर्फ वो फनकार नहीं, हर तरह के बिल्कुल, फनकार हैं। बिल्कुल ठीक तो है। लेकिन उनके पास पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो नैरेटिव है इनका, ये बहुत अरसे तक सस्टेन नहीं होगा। ये हुँ, अपनी एक इसकी एक एज है, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक तो इसी विगर के साथ, इसी एनर्जी के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद ये एनर्जी सबको रिपीटेशन लग रहा होगा, हुँ, लोग बोर हो जाएंगे इससे, फिर उनको नई चीजें चाहिए होंगी, फिर इलेक्शन में नई बातें चाहिए होती है। तो 6 महीने तक इसको सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर हुँ, सकेंगे खान साहब। 6 महीने तक उनकी जो पॉपुलर बेस है, क्या उसको दीगर पार्टियां नहीं समझ रही? जब मैं और आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। वो उसको डैमेज करेंगे, उसमें लाइनें डालेंगे, उसमें वो रखने डालेंगे, अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो खान साहब को उस स्टेज पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो जंग लड़नी है और जो अंग्रेजी, वो उनके पास नहीं। तो हुँ, जितना जल्दी खान साहब अपने इस नैरेटिव के साथ साथ अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और उनको अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, अच्छी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, फैमिलीज मिल जाती हैं जो जो इस मामले में उनकी मदद करें, उतना उनके लिए बेहतर है।
हम्म। तो नैरेटिव लीडरशिप खान साहब की डन, मतलब इसको नो डाउट अबाउट इस मोमेंट पे सबसे पॉपुलर लीडर, इलेक्शन तक ये मुल्क के पॉपुलर लीडर होंगे। हम्म। इसको कॉम्प्लीमेंट करना है उन्होंने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फील्ड में उतारना है हम्म। ताकि वो इलेक्शन करवा सकें। इलेक्शन इज अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर, भाई हम्म। इलेक्शन इज नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी बिल्कुल। alone. Popularity is just a very small minor component of going into the election. हम्म। फिर आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, यूथ का बल चाहिए होता है, यूथ वर्कफोर्स चाहिए होती है, आपके नारे, आपके स्लोगन सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी हम्म। पूरी जो टीम है नीचे तक जिसने हम्म। उतरना है उस सबको याद हो जाए, वो जाकर उसकी रेपुटेशन करे, उसकी उसकी प्रमोशन करे। तो ये बहुत बड़ा अभी अभी बहुत बड़ा उनके पास एक चैलेंज है। हम्म। तो फर्स्ट स्टेज अगर आप कहेंगे तो यस, उन्होंने ये जंग नैरेटिव्स की और इमेज की ये उन्होंने जीत ली है। हम्म। अब उनकी असल फाइट जो है, असल वॉर अब शुरू होगी। बिल्कुल। और ये भी मेरा ख्याल है कि उनको देखना होगा कि दुनिया में किसी भी जगह इलेक्शन सिर्फ साजिशी मफरूज़ों पर नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए आपको एक और नैरेटिव, अपनी परफॉर्मेंस, अगला मंशूर, बहुत सारी और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो शायद वो शिफ्ट भी उन्हें किसी स्टेज पर जाकर करना पड़ेगा। एक जो पाकिस्तान में जब भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात होती है तो 2 जो सेंटर्स हैं, एक लाहौर और एक कराची, इनकी बहुत बात होती है कि यहाँ से इक़्तिदार का रास्ता होकर जाता है। अभी इमरान खान साहब एक बहुत अच्छा जलसा करके आए हैं कराची में। कराची में उनको बहुत सीटें मिली। 2018 के इलेक्शन में ये कहा गया कि जी एमक्यूएम के जो सिचुएशन हुई, जो हिस्से बखरे हुए, उसके बाद कराची की पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम मौजूद था। उसको किस हद तक फिल कर पाए, किस हद तक परफॉर्म कर पाए पीटीआई अब अपनी सीटें लेने के बावजूद, वो अभी तक डिबेटेबल है। लेकिन अब एक नई अलाइनमेंट बन रही है सिंध के अंदर, जिसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी एक कोलिशन में चले गए हैं। तो आपको कितना नेचुरल लगता है ये जो नया अलायंस बना है, और क्या इसकी वजह से पीटीआई अपना कोई लॉस्ट ग्राउंड रिकवर कर सकेगी? आप कैसे देख रहे हैं इन सारी मूवमेंट्स को? दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आपने कहा कि जो पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम गई है, हम्म। इसका एमक्यूएम को नजरियाती तौर पे और उसको अपने वोटर बेस में नुकसान होगा। हम्म। लॉजिकली बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि सिंध के इश्यूज में और कराची के इश्यूज में एमक्यूएम के और कराचीइट्स के ज्यादा मसाइल जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं। हम्म। और किसी भी फोरकास्ट को उठा के देख लें तो अगली गवर्नमेंट सिंध में फिर पीपल्स पार्टी ही बनाने जा रही है। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं उनके, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट सिंध में पीपल्स पार्टी। तो नेचुरल अलायंस अगर आप कहें, इनकी उनका लॉजिकल अलायंस कहें अपने लोगों को सर्व करने के लिए, उनकी उनकी मैटर्स के, प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन की डिलीवरी के लिए, तो दैट्स विद पीपल्स पार्टी। हम्म। लेकिन नजरियाती तौर पे और सियासी तौर पे जो वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम के इस इत्तेहाद को अच्छी नजरों से नहीं देख रहा। हम्म। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ है कि एमकेएम भी अपने इस बयानियों को लोगों में जाके सेल आउट नहीं कर सकी है। हम्म। जिस दिन से वो नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब को छोड़कर हटे हैं, उस वक्त उनकी लीडरशिप के पास ना वो करिश्मा है अनफॉर्चुनेटली, ना वो इतना पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे अब यकीन रखते हैं जैसे एमकेएम पहले हुआ करती थी। हम्म। एमकेएम जो यस्टरडे ईयर्स की एमकेएम है, वो तो वैसे भाई उसमें तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हुआ करता था, हम्म। एमपीएज, एमएनए, सेक्टर्स, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, बेतहाशा लोग होते थे, फोरम्स होते थे, हम्म। ग्रेजुएट फोरम है, वकला फोरम है, सब एक्टिव हो जाते थे मैसेज को नीचे तक आवाम को समझाने, और फिर आवाम से राय ली जाती थी और आवाम को इंगेज कर लिया जाता। तो एमकेएम वो काम नहीं कर सकी है क्योंकि उसके पास एक तो कैरिज्मेटिक उस तरह की लीडरशिप नहीं है। फिर उनके यहाँ भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बड़े ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बड़े इश्यूज होते हैं। तो नहीं, ये उनको प्रॉब्लम होगी। इमरान खान साहब को एडवांटेज ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि आपने पिछली वोट में क्या नहीं किया। उन्होंने नैरेटिव उन्होंने जो निकाल दिया है ना, वो ये है उनका कि भाई अब मैं तो, वो तो तीन चीजों पर बात कर रहे हैं ना अब लोगों से। वो कह रहे हैं एंटी यूएस अमेरिका खिलाफ, एंटी स्टैब्लिशमेंट ढके छुपे लफ्जों में वो कह रहे हैं। हम्म। तीसरा, वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर हम्म। तरह की रिलीजियस बातें और रिलीजियस कॉन्टेशन। बेशक वो खुद भी अब कम कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग भी एक हम्म। प्रेजेंटेशन जो है वो रेफरेंसेस ऐसे ऐसे लेकर आ रहे हैं जो कि बिकता है, बिल्कुल। और लोग उसको जो है उसके ऊपर चलते हैं। हम्म। तो प्रॉब्लम कराची में भी उनको वही है कि कराची के अंदर ये बड़ा कराचीआइट जो है, कराची का जो वोटर है, जो जो सही मानों में कराचीआइट है, वो बेसिकली वोट देता है लोकल इश्यूज के ऊपर। हम्म। और जब आपको याद होगा, खान साहब ने 2013 का इलेक्शन लड़ा था तो बड़ी मैसिव सपोर्ट थी और जेन्युइन सपोर्ट थी। हम्म। ठीक है, धांधली भी हुई होगी, एक परसेंटेज बहुत ज्यादा 2018 में भी होगी, लेकिन एक जेन्युइन सपोर्ट, यूथ बेस्ड सपोर्ट
पीटीआई की, खान साहब की कराची में एग्जिस्ट करती है आज हम्म, भी। लूज कर गए थे बहुत ज्यादा वही अपनी टीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से, लेकिन उन्होंने वो गेन कर दिया। हम्म, सो खान साहब के लिए जरूरी यह है कि जैसे अभी वो जलसा करने गए ना, तो जलसे के बाद मेरी उनके एक दो जो बड़े जिम्मेदार हैं हमारे दोस्त, उनसे बात ही, मैंने कहा देखें आप कराची में जलसा करके आए, हम्म, रिगार्डलेस ऑफ द क्राउड की, जी 20,000 आया था कि 20 लाख आया था, वो छोड़ दें। खान साहब की स्पीच में कराची वॉज नोवेयर। नोवेयर, बिल्कुल। So you are coming to Karachi, you are asking Karachiites to come and support you, and there are some very very basic, genuine, लॉन्ग टाइम जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए इशू हैं, वो बहुत बड़े बड़े इशू हैं, उस पर आपने कोई बात नहीं करी। हम्म, कराची में बिल्की सेठी साहब का उसी रोज जनाजा तदफीन हुई थी, हम्म, और आप इतने बड़े जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खातून हैं, मसीहा हैं, वेलफेयर की इतनी बड़ी वो चैंपियन रही है हमारे यहाँ, और आप अपनी पूरी स्पीच में जिक्र नहीं कर पाए और उनके घर नहीं जा पाए। तो ये तमाम चीजें, मैंने कहा छोटी छोटे ये होती हैं, हम्म, ट्वीकिंग्स होती हैं, ये आपकी लीडरशिप का काम है, खान साहब का काम नहीं था। हम्म, जो स्टेज पे लीडरशिप होती है, जो दाएं में जो खान साहब को पॉइंटर्स देती है ना, खान साहब आप कराची में आए, ये 3 पॉइंट जरूर जिक्र कर दीजिए हम्म, अपनी सारी तकरीर में। 3 पॉइंट कहते हैं कि हाँ भाई कराची वालों, मुझे पता है तुम्हारे सेंसस के मसले हैं, मुझे पता है तुम्हारे पानी का मसला है, मुझे पता है हम नहीं कर सकते। सो खान साहब को कराची का एक पैकेज लेकर आना होगा पाकिस्तान से हटकर, क्योंकि कराची का मेजर वोटर जो है ना, हम्म, अवेज भाई, वो लोकल इश्यूज का वोट करता हम्म, है। वो अपने अपनी रीजनल पार्टी को वोट करना इसीलिए पसंद करता था कि वो उसके लोकल इश्यूज पे बात करती थी, बेशक हल करे ना करे। तो ये बड़ी एक जंग होगी, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन तक मुझे नहीं लगता कि एमकेएम या कोई भी शहर की पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, वो पीपल्स पार्टी या पीटीए के साथ खड़ा होना पसंद करेगी। ये सब जमातें अलग अलग हैसियत में ही इलेक्शन लड़ेंगी तो कामयाब होंगी। हम्म। अच्छा, एमक्यूएम को हमने देखा है कि अब एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान बड़ी वाज़ेह तकसीम हो चुकी है, और जितने भी इस अरसे में, चाहे 2018 का इलेक्शन हो या उसके बाद वाले बाई इलेक्शन हो, हमें ये नजर आया है कि एमक्यूएम का जो कोर वोटर है वो शायद घर बैठ गया है। उसने उस तरह से जो अल्टरनेटिव उसके सामने पेश किए जा रहे हैं उनको कबूल नहीं किया। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो डिसएनफ्रेंचाइज एक तरह से वो वोटर हो गया है, ये कितने अरसे तक ये बरकरार रह सकेगा मामला? आपको इसका क्या हल नजर आता है? जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हुआ था भाई, वो बेसिकली दो पार्टी की तरफ गया और बड़ा अलार्मिंग है, वो हम्म, पीटीआई की तरफ गया। हम्म, एमकेएम का एक बड़ा कैडर जो है, जो घर नहीं बैठा, जो एक्टिव ही रहना चाहा, उसने वो पीपल्स पार्टी में चला गया, पीटीआई में चला गया। हम्म, अब ये चीज अलार्मिंग है एमकेएम के लिए कि हम्म, भाई एमकेएम की जो, अच्छा उसका प्रॉब्लम जो है वो वही वाला है जो पिछले गुफ्तगू में हम कर रहे थे कि होता वन पार्टी लीडर जो है ना, एक ही होता है पार्टी के हम्म, अंदर, वो चाहे उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर लें, जमहूरी अंदाज में कर लें, या वो खानदानी विरासत के तरह आ रहा हो, या वो नजरिया देने वाला आदमी हो, जैसे बानी थे एमकेएम के, या बानी है पीपल्स पार्टी के, तो भुट्टो साहब का नाम आज भी चलता है, हम्म, उन्हीं के नाम से लोग चलते हैं। एमकेएम में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उनके पास किसी एक लीडरशिप का ना होना। खालिद हम्म, मकबूल भाई जो है वो पार्टी के कन्वीनर जरूर हैं, हम्म, लेकिन पार्टी के लीडर नहीं है। सही। ये बड़ा फर्क है ना, एक ओहदा हम्म, रखना और रहनुमा होना अलग अलग बात है। अब मिसाल बिल्कुल। के तौर पे इसी सारे सारे नेगोशिएशन में, इवन आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस सक्सेस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मूव, खालिद मकबूल वाज द वन जो बहुत क्लियर थे कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम्म, और हम वजारतों के बगैर जाना पसंद करेंगे, वजारतें बोझ होती हैं, और जो भी उनकी एक नजरियाती फिक्री सोच है, हम्म, ये लीडर की सोच थी। उनके दरमियान जितने लोग थे वो सारे के सारे इस उसमें थे कि जी कोई ना कोई वजारतें लेनी चाहिए। उनके अपनी थॉट था कि वजारतें नहीं लेंगे तो सर्विस कैसे देंगे, बिल्कुल। खिदमत कैसे करेंगे। लेकिन आपने देखा कि एंड में खालिद भाई बिल्कुल सीन से आउट हो गए, हम्म, और वो वजारत हो गई। तो अवाम में ये कंफ्यूजन है कि भाई लीडर एक बात कर रहा है, ये पार्टी में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम्म, एमकेएम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर वन, वो अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप के ऊपर कंसंट्रेट करें। देखें, जरूरी नहीं होता अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई उसमें कॉम्पोजिशन चेंज करनी है, नंबर वन हो गए। हम्म, नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का, लोग जो इस वक्त नाराज हुए हैं या छोड़ के घर बैठे हैं, उनका उनका मानना यही है कि ये बहुत सारे ग्रुप्स हो गए हैं, हर ग्रुप में हमारी कुछ पसंदीदा शख्सियत है। कुछ लोग मुस्तफा कमाल को पसंद करते हैं, कुछ फारूक सत्तार साहब को पसंद करते हैं, कुछ रजा हम्म, हारून को पसंद करते हैं, कुछ अवैध साहब को पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि अब ये अलग अलग ग्रुपों में बैठ गए हैं, हम्म, एक लंदन का ग्रुप है, जाहिर है लोगों की अफेक्शन वहां है, हम्म, वो अफेक्शन खत्म तो नहीं हो सकती। एक बानी की 30 साल की जो है वो एक पार्टी थी, और उसी के हम्म, नाम पे बंदा उठता था, बैठता था, रोता था, हंसता था, और पूरा पूरा क्राउड चुप हो जाया करता था। तो यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट उसको रिप्लेस किए बगैर आप उस वैक्यूम को भर देंगे।
हम्म, तो एक बहुत बड़ा गैप है, स्टिल गैप है। एमकेएम इसके अंदर ये रोल जरूर प्ले कर सकती है कि अगर वो अपनी लीडरशिप में जगह बनाए और इन लीडर्स को जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं, जो कि अवामी तौर पे पॉपुलर भी हैं, कैरिज्मा भी रखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, लोगों में जा सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से राब्ते कर सकते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके गुफ्तगू कर सकते हैं। उनके पास बहुत शदीद कमी है इस चीज की। हम्म, मीडिया पे भी उनकी नुमाइंदगी न होने के बराबर है, जबकि एक वक्त में हर मीडिया के हर चैनल पे पैनल पे एमकेएम का आदमी जरूर बैठा होता था। हम्म, तो डुएबल है, लेकिन नियतों का मसला है, हम्म, पॉलिसीज का मसला है, विजन का मसला है कि क्या विजन सिर्फ हर आदमी ने एमके में या एमके में दीगर उसमें हर आदमी ने अपनी कामयाबी को, हम्म, अपने जाती इंटरेस्ट को, जाती कामयाबी को अपना मिशन बना लिया है, या वो दोबारा से वो रिवाइवल चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो वैक्यूम अब और पार्टियां भर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो वैक्यूम वैक्यूम ही रहेगा। पीटीआई ने बहुत बड़ा भर दिया है। अब जो वो कैंपेन लेके चले हैं, इसमें वो मजीद उसको स्ट्रेंथन करेंगे। पीपल्स पार्टी इसको देखती है शहर को, और पीपल्स पार्टी के बाद भी अच्छी इलेक्टोरल मैंडेट भी है, पॉपुलर सपोर्ट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, तो दे विल ट्राई टू इसके अंदर एंटर होंगे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दिनों में, जो कि हम्म, बहुत खामोश हो गई थी बिल्कुल वो। लेकिन हाफिज नईम साहब ने बड़ी एफर्ट करके कराची के इशूज पे मुजाहरे करके, धरने करके एक जमात इस्लामी को रिवाइव कर दिया। तो दिस इज नॉट द कराची ऑफ 90s एनी मोर। हम्म, ये एक डिफरेंट कराची है। उसमें अगर आप वही फिक्री नजरियाती और वही वाली बातें करके आप समझेंगे कि लिसानी बुनियाद से वोट पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इट्स अ बिल्कुल, डिफिकल्ट सिचुएशन। बिल्कुल सही है। और डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहा है कराची का। तो आपने किसी हद तक तो इशारा दिया जो मसाइल एमक्यूएम के साथ पेश आए, लेकिन मैं जरा खुल के पूछे बगैर रह नहीं सकता। आप इक़्तिदार के सफर का भी हिस्सा रहे हैं एमक्यूएम के साथ, आपने लंबा अरसा गुजारा है। आपके ख्याल में मसला कहाँ हुआ, कहाँ गलती हो गई जिसकी वजह से एमक्यूएम पर फिर वो इब्तला का दौर आया जो हमने देखा? क्योंकि एक तो ज़ाहिर है ना, एक तो लोगों को नज़र आता है कि जी वो एक तकरीर हो गई है और उस तकरीर में ऐसे अल्फाज हो गए, लेकिन इट कांट बी जस्ट दैट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हिच लीड्स टू अ सिचुएशन लाइक दैट। तो आपके ख्याल में बुनियादी गलती कहाँ हुई? बुनियादी गलती मैं समझता हूँ कि देखिए, जब कामयाबी का सेहरा आप किसी एक शख्स पे डाल के रखें 30 साल, हुँ, तो नाकामी का सेहरा भी आपको फिर उधर ही देखना चाहिए। हुँ, कि जब ऐसे ऐसा ऐसा शख्स लीड कर रहा हो जो कि बिला शिरकत गैर इंजॉय करता है अपनी लीडरशिप को, हुँ, और उसके कहने से ही सब कुछ होता है, और उसकी तमाम जब जो जो कामयाबियां उसके खाते में, तो फिर नाकामयाबी उसके खाते में होनी चाहिए। एक बहुत लंबा अरसा था जो कि स्पेशली 2009-2010 से शुरू हो गया था, कि जब बहुत ज्यादा एरेटिक किस्म के स्टेटमेंट्स आने लग गए थे। हुँ, बहुत ही स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन होने लगे थे। एक पूरी पूरी पार्टी जो है वो एक बंदे के, एक शख्स के मूड पे चलने लगी थी, हुँ, उस बंदे के इमोशनल होने पे चलने लगी थी, उसके सेंटिमेंटल, वो किसी और वजह से भी अगर सेंटिमेंट रहे तो पार्टी रिएक्ट उस सेंटिमेंट को कराची में करने लगी थी। हुँ, तो पार्टी अपना वो सारा कलर जो था, जो उसका के जो कि उसका के मेजर फोर्टे था, वो सारा लूज करती जा रही थी। और पार्टी की लीडरशिप बड़ी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हंसता हुआ बंदा होता है तो दिन अच्छा गुजर जाता है, रात तक वो बंदा रोना शुरू कर देता है, उसकी कोई शिकायत हो जाती है, वो पूरी पार्टी की क्लास ले रहा होता है और दुनिया देख रही होती है, तो आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और ये चीज शुरू शुरू में 2010-2011 में बढ़ती चली गई, हुँ, और आप समझेंगे 2013 तक, 2014 तक, बल्कि 2013 तक ये इंडोर्स रही है। हुँ, इसको पार्टी ने जो है, वो लंदन ऑफिस हो या पाकिस्तान ऑफिस हो, उसने उनको उन कमरों तक महदूद रखा है हुँ, कि भाई जो कुछ भी है। और उसकी बहुत सी रीजन है, मैं नहीं पर्सनल किसी के लिए बात नहीं करनी चाहिए, वो हम सबको पता है। उसकी बहुत सी वजूहत थी जिस वजह से उनके मूड स्विंग्स हुआ करते थे। हुँ, हैप्पी आवर भी था, उसमें तमाम चीजें हो जाती थी। तो उसके बाद पार्टी जो है वो उसे एक होस्टेज हो जाती थी, हुँ, उसे एक मूड की होस्टेज थी, उस सेंटीमेंट की होस्टेज थी। तो वो लीडरशिप का मैार बहुत खराब हो रहा था, और उसके इफेक्ट नीचे ग्राउंड पे आ रहे थे। हुँ, तो ये होते होते जो है वो इसके अंदर जो गवर्नमेंट से निकलना, गवर्नमेंट में आना, पॉलिटिकली लोगों से, लोग एमकेएम से बड़े बेजार हो चुके थे। हुँ, इसी वजह से लोगों को एमकेएम में था कि यार क्या यार, आज आप हड़ताल कर रहे हैं, कल आप उसी जिसके लिए हड़ताल की थी उसका 90 पे आप इस्तकबाल कर रहे हैं, आपने रेड कारपेट कर दिया, फूल बिछा हुँ, रहे हैं, और आप खड़े हैं उससे गले मिल रहे हैं। तो लोग, देखिए, 10-15 लोगों को तो आप स्विंग करा ले अपने साथ, आप हुँ, पूरी कौम को, पूरे शहर को स्विंग करा रहे थे। हुँ, वो उसने चलना नहीं था ज्यादा दिन। उसमें बहुत कोशिश हुई, बड़े लोगों ने एफर्ट किया किसी तरीके से। तो इसका एंड यही है कि उस एक वजह से, हुँ, और एंड उसका आपने देखा फिर क्या हुआ। ये बातें जो आपने उस दिन 22 अगस्त को सुनी है, हुँ, ये तो
3-4 सालों से बंद कमरों में टेलीफोन पे बराह रास्त हुआ करती है, और वो बराह रास्त एक्सचेंज होते थे। लोग जाहिर है कि उसमें उसको हम्बलनेस रखते थे, उसको अपने पास रखते थे, लेकिन वो चूंकि अब कराची प्रेस क्लब के सामने सब लोग बैठे थे, स्पीकर लगा हुआ था और वो चली गई और ऑन एयर हो गई, मीडिया ने उसको कैच कर लिया, और उसके बाद वहां बाकायदा एक हंगामा भी हुआ। लेकिन वो जो नारा था वो लोगों के जहन में स्टिक कर गया, फिर वो जस्टिफिकेशन मिल गई, और जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे फिर उसके बाद भी अगर आप चाहते, अगर उनका ये होता कि मैंने इसको गलती को रियलाइज करके दोबारा कोई अपने लिए कोई जगह बनानी है, तो वो उन्होंने नहीं की, और वो आज तक नहीं की। और अब फिर आपने मुख्तलिफ उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो फिर कभी सिंधु देश का नारा, कभी वो टेलीविजन के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते शख्सियत जो है वो बड़ी मुतनाज़ हो गई है। क्वालिटी उनमें है, बिल्कुल क्वालिटी थी। 20 साल तक आप सिर्फ अगर इसी को सोचे कि मैंने उनके साथ काम किया लंदन में, 12-13 साल तो बराह रास्त काम किया, 24 घंटे 7 दिन काम किया। शख्सियत में बिल्कुल कैरिज्मा था, बिल्कुल नॉलेज थी, बिल्कुल इंटेलेक्ट था, कॉम्पिटेंसी थी। कभी एक पार्टी को इतने समुंदर पार बैठ के चलाना टेलीफोन के ऊपर, और फिर इलेक्शन भी जीतना और उसी नाम पे वोट पड़ना, ये भी फैक्ट है, वो भी एक फैक्ट है, वो भी उनका गुड साइड है। उसमें बहुत सी बुराइयां भी होती हैं, वो भी अपनी जगह, लेकिन एक बहरहाली हकीकत है, और ये भी एक हकीकत है जो 22 अगस्त के बाद। तो आई वुड नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, आई वुड, जब सारी सक्सेस उनकी तरफ जाती है तो फिर ब्लेम उनकी तरफ जाता है कि उन्हीं उन्हीं की। बिल्कुल सही, और मेरा ख्याल है कि यही वो चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को भी दरपेश है कि आप बदलते हालात के साथ अपने आप को कैसे बदलते हैं, और जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है आप वही करते रहते हैं, या आप, क्योंकि लॉयल बेस तो आपके साथ रहती है, लेकिन जो फेंस सेटर्स हैं, जो सेंट्रिस्ट हैं, जो इस किस्म की चीज़ों को देखकर अपना फैसला करते हैं, आप उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करते हैं या नहीं करते। तो बिल्कुल आखिर में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो है, जो इसने इतना लंबा अरसा गुजारा है, इस वक्त आप पॉलिटिकली शायद एक्टिव तो हैं, लेकिन मैदान के अंदर नहीं हैं। तो इसकी वजह क्या है, और क्या अनकरीब हम आपको देख सकते हैं वापस जो सियासी मैदान है उसमें छलांग लगाते हुए? नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें चल भी रही हैं, और मैं इंशाल्लाह जल्दी जाऊंगा भी पाकिस्तान, और हुँ, वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ मुलाकातें हैं, वो करते हैं, और इंशाल्लाह एक्टिव भी होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा लोगों को अपने सियासी तौर तरीकों को चेंज करने की जरूरत है, हर हुँ, पार्टी की। अब वो वर्कर्स को जो है ना, वो एजिटेट करके आपस में लड़ाने के बजाय अपने अपने मैसेज के, आपके पास टूल्स डिफरेंट आ गए हैं। हुँ, आपके पास टूल्स है ना, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज चल से जुलूस ही करें और किसी मस्जिद के पास खड़े होकर आप लीफलेट बांटे। अब आपके पास टूल्स है, मोबाइल फोन्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल है। इन हुँ, तमाम चीजों पे अब लोगों को ज्यादा मैसेजिंग अच्छी होनी चाहिए। लोग अब जो है ना बहुत ज्यादा, लोग भी बड़े एजुकेट हो गए हैं इस मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, ट्विटर पर लोगों की आप अगर आप डिबेट्स देखें, उनके रिमार्क्स देखें, बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स होने लगे हैं, हुँ, बड़ी अच्छी सजेशन भी होती हैं, तो लोग बड़े एजुकेट हो गए। हमारी लीडरशिप को अब ये तय करना है कि क्या उन्होंने पार्टी के एक अपने कल्चर को चेंज करना है, क्या उन्होंने मुल्क के अंदर एक नई सियासत को, नई सियासी अंदाज को मुतारिफ कराना है। अगर वो नहीं करेंगे, जो लीडरशिप इस चीज को नहीं करेगी, हुँ, ट्रस्ट मी, विद इन ईयर और टू मतलूब होते चले जाएंगे, हुँ, फारिग होते चले जाएंगे। इनको इनको मतलब लोगों का ध्यान इन चीजों से हट चुका है। लोग अब दूसरे जराये से न्यूज एक्वायर करते हैं, दूसरे जराये से अपनी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। वो आपको सुनकर आपने बिलीव नहीं करते, बल्कि गूगल करके भी देखते हैं। हुँ, और ये एक आम आदमी भी देखता है, एक ठेले वाला भी देखता है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखता है, हुँ, सबको पता है। तो वो टर्म्स, वो टूल्स, वो टर्म्स और वो टाइम गुजर गए। हुँ, जो जो पार्टी अपने आप, जैसे पीटीआई का देखें ना, पीटीआई का कमाल किया, दे हैव ऑल द नेसेसरी टूल्स। अभी उनकी हुँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन टूल्स की बुनियाद पे अपने आप को, अपने नैरेटिव को, अगर उनके पास ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी हुँ। तो वो क्या कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हर पार्टी को अपनी अपनी जो है वो अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद सियासत का नया अंदाज होगा। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। हुँ। बिल्कुल सही है, और मेरा ख़्याल है कि आपने बड़ी अच्छी तरह सम अप किया कि सियासी जमातों को और उनके वर्कर्स को बदलते हालात का इदराक भी होना चाहिए, उसके मुताबिक उनको अपने आप को एडजस्ट भी करना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी एक पोज़ीशन पर स्टिक हो जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि हमने मुख्तसर वक़्त में काफ़ी गुफ्तगू की। एक जुमला अगर आपकी इजाजत जी, हो, प्लीज़, वक्त आपकी इजाजत प्लीज़, लेता हो। प्लीज़, प्लीज़। ये हमारे यहाँ एक ये जो सिस्टम है ना, कि जो पार्टी के अंदर है, और वो अगर किसी वजह से इख्तिलाफ रख के पार्टी छोड़ता है, हुँ, वो कोई मुनहरिफ हो गया, ये टर्मिनोलॉजी भी अब बड़ी
पुरानी हो गई है, इसको चेंज करने की जरूरत है। हुँ, कि इस बुनियाद पर जो है ना किसी को लेबल कर देना, दिस इज वेरी बैड। हुँ, इसको भी अब चेंज करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी में ये होता है, और हमारी हमारी जैसी जमहूरियतों में तो लीडरशिप भी बहुत जगह बहुत से ऐसे फैसले कर जाती है जो उसकी पार्टी पॉलिसी से नहीं होता है। तो राइट। हैव अ हार्ट, और इसको भी हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। बल्कि ऑन अ लाइटर नोट, अगर इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ आपको इस्तेमाल करनी है किसी के लिए, तो फिर आप एक वाज़ेह पोज़ीशन ले लें कि अब हम इनको वापस नहीं लेंगे। अगर आपको वापस लेने का रूम रखना है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि टर्मिनोलॉजीज़ भी बदल लेनी चाहिए और इतना मेरा ख़्याल है कि हार्श कोई स्टांस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अभी आगे इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए वक़्त भी निकालते रहेंगे। आज की मुख्तसर नशस्त में हमने काफ़ी पहलुओं पर बात कर ली, ख़ास तौर पर जो कराची की और सिंध की पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से देखने वाले इसमें से अपना नतीजा भी निकाल लेंगे और जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे मेहमानों से आइंदा भी आपकी मुलाकात होती रहे। रज़ा भाई, आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, अगले किसी मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।